हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कल मैंने आपको समझाया था कि एटम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर किसी चीज़ का। चाहे आप कोई भी चीज़ आंखों से देखो, उसमें क्या है, उसमें एटम्स मौजूद है। और ये जो एटम होता है ये हमें नेकेड आई से, यानी कि हमको आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हम मैग्नीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, तब जाके हम वो एटम देख पाते हैं। अब देखो, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया एलिमेंट्स के लिए। तो जब हम सिंबल करते हैं इस्तेमाल एलिमेंट के लिए, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट भी है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करती थी वो सिंबल वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डाल्टन ने जो किया था, उन्होंने हाइड्रोजन की सिंबल ऐसे दिखाई, एक सर्कल बनाया, बीच में डॉट डाला, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करता है, रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिर कार्बन को ऐसे सर्कल किया, फिर उसको थोड़ा शेड किया, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ कार्बन। इसी तरीके से ऑक्सीजन को खाली सर्कल किया, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मरकरी, चाहे कोई भी ये एलिमेंट हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, हर एक एटम, यानी कि जो डाल्टन ने हमें सिंबल्स दिए। लेकिन आज हम ये सिंबल्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल हम बनाएंगे वन या टू लेटर्स, जो एलिमेंट का नाम होगा, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है तो हम इसी से एक या दो ये जो लेटर्स हैं हम इनमें से निकालेंगे। मिसाल के तौर पर हम एच निकालेंगे, तो एच हम रखेंगे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो उन्होंने कहा जो भी एलिमेंट जो इसका नाम है उन्हीं में से आप लेटर्स निकालो और इनको सिंबल दे दो। ऐसे थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आपको गोल्ड बनाना है, आप लिखोगे जी ऐसे ऐसे, फिर डॉट डालोगे, ठीक है। आप सीधे ए यू लिख सकते हो जो गोल्ड की सिंबल है। तो फिर क्या हुआ, बिगिनिंग में नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जहाँ पर ये पाए जाते थे एलिमेंट, उन्हीं के प्लेसेस के नाम पे हम इन एलिमेंट्स को भी नाम देते थे। मिसाल के तौर पर कॉपर जो है वो निकाला जाता था साइप्रस से, ठीक है। तो सम नेम्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स, किसी किसी का नाम देते थे हम कलर के बुनियाद पे भी। मिसाल के तौर पर गोल्ड एक एलिमेंट है, उसे हम लेते थे इंग्लिश वर्ड येलो से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इनको हम डिराइव करते थे इन्हीं नामों से। तो गोल्ड का नाम येलो पे ही रखा था इन्होंने। तो अब देखो, नावे डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो अप्रूव करती है नेम्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन पहले क्या होता था, एलिमेंट्स को डिराइव करते थे हम उन्हीं नाम से जहाँ से वो पाए जाते थे, या कभी कभी कलर्स से भी करते थे। लेकिन IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो अप्रूव करते हैं आजकल एलिमेंट्स के नाम। यानी कि अब आपको मर्जी नहीं है जो भी आप रखोगे, जब तक IUPAC ये नाम सजेस्ट नहीं करेगी तब तक आप ये नाम नहीं रख सकते हो। तो अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है इन एलिमेंट्स के लिए, ये आप याद रखोगे, IUPAC। तो फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल जो है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और सेकंड लेटर लोअर केस में। किसी किसी एलिमेंट की एक ही सिंबल होती है, यानी कि एक ही लेटर होता है, किसी किसी की दो होती है, तो उस वक्त हम साइड में छोटा सा लेटर एक लिखते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। देखिए मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, इसकी जो सिंबल है हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी कि खाली एच आएगा। अब एल्यूमिनियम के दो वर्ड्स है, उसके लिए ए कैपिटल एल स्मॉल। अगर आप दोनों कैपिटल लिखोगे, ए बी कैपिटल एल बी कैपिटल, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कोबाल्ट का सी कैपिटल ओ स्मॉल। अब ये क्यों होता है एक कैपिटल एक स्मॉल, मिसाल के तौर पर कोबाल्ट का हमने रखा CO, सी कैपिटल और ओ स्मॉल। ये हर किसी को पता चलेगा, जो केमिस्ट्री जानने वाला होगा, ये कोबाल्ट है। अब अगर मैं लिखूंगा CB कैपिटल OB कैपिटल, ये क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसीलिए आपको ये नाम जब आप सिंबल देते हो उस वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो कुछ सिंबल्स लिए गए हैं फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन लैटिन, ग्रीक या जर्मन। फॉर एग्जांपल जो आयरन है, सिंबल ऑफ आयरन है Fe। लेकिन आयरन जो है आप देखोगे ना इसमें F है ना E है। वो कहाँ से आया, वो आता है क्योंकि इनके नाम लैटिन या जर्मन या ग्रीक में कुछ और है। मिसाल के तौर पर लैटिन जो नाम है आयरन का वो है फेरम, तो वहाँ से ही इन्होंने पहला F और जो E है स्मॉल E लिया है। कब ये ज़रूरी नहीं है पहला और दूसरा आप लोगे, ये
आप F ले सकते हो, U ले सकते हो, लेकिन ये अप्रूव जो हुआ है वो हुआ है Fe, ठीक है। तो सोडियम का है Na फ्रॉम नाइट्रियम, पोटेशियम का है K फ्रॉम कैलियम, देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको कहा कि जो नाम होगा उसी में से निकलना चाहिए, लेकिन इनके जो नाम हैं लैटिन, ग्रीक या जर्मन में, वहाँ से भी हम इनकी सिंबल्स ले सकते हैं। फिर है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। देखो, मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट जो डाल्टन एटॉमिक थियरी ने प्रपोज किया था वो था एटॉमिक मास का। तो उन्होंने क्या कहा कि ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, यानी कि अगर हाइड्रोजन है इसका अपना मास है, ऑक्सीजन है इसका अपना मास है। तो दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट द साइंटिस्ट्स वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो साइंटिस्ट इस थ्योरी ने इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के ये जो साइंटिस्ट्स थे उन्होंने मेजर किया एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था मास हर एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का निकालना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने यूज़ किया, डिटरमाइन किया यूज़ करने के लिए लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड कंपाउंड्स फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो अगर हम इंडिविजुअल एटम का मास निकालते हैं तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। हम कैसे यूज़ करते हैं, हम दो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हम करते हैं, ये लॉज इस्तेमाल जो कल मैंने आपको दो लॉज सिखाए थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और ये क्या करता है इस्तेमाल, एंड द कंपाउंड्स फॉर्मड। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें दो एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, जब 3 ग्राम कार्बन का होगा और 4 ग्राम ऑक्सीजन का होगा तब जाके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। या हम किसी और अगर हम आसान भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन कंबाइन होता है विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU, मगर ये जो लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन है इससे हम अब लिखते हैं U, यानी कि यूनिफाइड मास यूनिट। पहले हम AMU से लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट, अब खाली U आपको लिखना है, यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 मास ऑफ कार्बन। ये U होता है इक्वल टू 1 मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो ये U होता है यूज 1 कार्बन एटम के, जो मास होगा एक कार्बन एटम का। देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास 1, तो इसीलिए कार्बन का होगा 1 U और ऑक्सीजन का क्या होगा 1.33 U, क्योंकि 4/3 है, जो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था। कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो however it is more convenient to have these numbers as the whole numbers as to near the whole numbers। या तो ये whole numbers आपको लिखने हैं। whole numbers क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम whole number लिखेंगे या उसके क्लोज लिखेंगे as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of atom of naturally occurring oxygen as a unit. This was considered relevant due to 2 reasons. Oxygen react करता है हर large number of elements and formed compounds. This atomic unit gave masses of most of the elements as whole numbers. तो हम कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, कल मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये थोड़ा सा एटॉमिक मास। तो ये लेसन मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।